अस्सलाम वालेकुम। हम बच्चों के डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे और अभी हमने ADHD भी कर लिया है, लर्निंग डिसऑर्डर्स भी कर लिए हैं, स्पीच डिसऑर्डर्स भी कर लिए हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हमारा भी रहता है, वो हम इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने लगे हैं वो लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है कंडक्ट डिसऑर्डर और हमारा ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। अच्छा, इन दोनों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? एक तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको बच्चों में जो ख़ास एक चीज़ नज़र आती है कि बच्चे बदतमीज़ हैं या कहना नहीं मानते, ऐसे बच्चों को डायग्नोज करने के लिए आपको ये 2 डिसऑर्डर पढ़ लेने चाहिए इम्पॉर्टेंटली। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चों के अंदर ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, कहना ना मानना, बदतमीज़ी करना, धमकियाँ देना, आग लगाने की कोशिश करना, किसी का नुकसान करने की कोशिश करना, या फिर मारना या धमकियां देना मारने की, तो ये सारी चीज़ें इन दोनों डिसऑर्डर्स में आती हैं और आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चों के डिसऑर्डर्स के साथ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो हर किसी को ऑटिज्म और ADHD नहीं होता, बल्कि ये वाले प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो जब वो आके कहते हैं हमारा कहना नहीं मानते, तो आपने बच्चों का ये वाले 2 डायग्नोसिस भी करने हैं और इनफैक्ट इन 2 डिसऑर्डर्स के साथ आपने IQ टेस्ट जरूर करना है बच्चे का। जब भी आपके पास कोई बच्चा आता है, चाहे वो जैसा भी हो, कोई कुछ भी उसकी कंप्लेन्स हो, उसका IQ टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके साथ ही पता चलेगा कि ये जो डायग्नोसिस है वो उसके साथ मैच कर रहा है ये नहीं कर रहा। तो जैसे ही IQ बच्चों के कम होते हैं तो उससे भी आपके डायग्नोसिस में बेइंतहा आपको हेल्प मिलती है। तो ये DSM-5 में 461 पेज है, इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप क्या पढ़कर आए हैं? और सबसे पहले आप मुझे बताएं ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के बारे में बताएं मुझे। ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर ये है कि इसमें जो ये दोनों के दरम्यान में आता है कंडक्ट डिसऑर्डर, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। और इसमें जो है ना इमोशनल जो है रेगुलेट नहीं कर पाते और जो है इरिटेबल बिहेवियर होता है और एंगर मैनेजमेंट नहीं होती बच्चों की। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें खास बात ये है कि बच्चे ना हर वक्त गुस्से में और चिड़चिड़ेपन में नजर आएंगे और वो कहना नहीं मान रहेंगे, आगे से जवाब देंगे। ठीक है, आगे से आपको जो है ना वो बहस करेंगे, आर्गुमेंट्स करेंगे, आपको ख़राब करने की कोशिश करेंगे कि नहीं आप जो है ना वो ऐसे कहते हैं। और ये अगर 6 महीने इसी तरह का रहे, यहाँ पे जो एज डिफाइंड है 6 मंथ्स का अगर रहे, तो फिर एटलीस्ट 4 सिम्टम्स हों तो हम बच्चों में ये डायग्नोज कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि एंड एग्जिट ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद एटलीस्ट वन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ सिबलिंग। सिर्फ बहन भाइयों में झगड़ा नहीं हो रहा, बाहर भी वो ऐसे ही कर रहे हैं। बाहर भी जहाँ वो जा रहे हैं उनका मूड ऐसे ही हो रहा है, वो इरिटेबल भी हैं, एंग्री भी हैं, चिड़चिड़े भी हैं, बदतमीजी से भी बोल रहे हैं, आर्गुमेंट्स भी दे रहे हैं। ठीक है, और जो है ना वो हर बात से इनकार करते हैं। इसको ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर का एक्चुअल मीनिंग ये है कि जो अगला बात बंदा करेगा ना उसको जुटलाएंगे, वो उसको वो गलत करेंगे कि नहीं जी ये बात। तो एंग्री इरिटेबल मूड में आ जाता है, ऑफन लूजेस टेम्पर। ठीक है, दूसरी चीज़ ऑफन टची एंड इजीली अनॉयड। ज़रा सा भी उसको मजाक कर लो, थोड़ी सी भी बात कर लो तो वो चिढ़ गए हैं या तंग आ गए हैं, बच्चा रिलैक्स नहीं है, परेशान है। इसके अलावा एंग्री भी है, रिजेंटफुल का मतलब होता है आगे से रिएक्शन जल्दी शो करना, जल्दी जो है ना वो जवाब देना, अपनी हर बात को अपने खिलाफ महसूस करना। ठीक है, बदला लेने की कोशिश करना छोटी सी बात पे। आर्गुमेंटेटिव एंड डिफाइंड बिहेवियर, ऑफन आर्ग्यूज, अथॉरिटी फिगर्स के तो आगे वो नहीं झुकेंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। ठीक है, मतलब कि हर वक्त बदला लेने को तैयार है, हर वक्त गुस्से में है, हर वक्त आर्गुमेंट देने को तैयार है। ठीक है, इसी तरह रिफ्यूज करेंगे कंप्लाई विद रिक्वेस्ट फॉरम अथॉरिटी। कोई अगर आपको रूल्स फॉलो करने को कहेगा, टीचर्स कहेंगी लाइन में चलो, वो लाइन में नहीं जाएंगे, उसके खिलाफ चलेंगे। टीचर्स कहेंगी डस्टबिन में डालो कूड़ा, वो डस्टबिन में कूड़ा नहीं डालेंगे, वो रूल्स के बिल्कुल खिलाफ चलेंगे। और रिक्वेस्ट भी की जाएगी ना कि बेटा इस असूल का ख्याल रखें, ये ऐसे असूल है, तो वो अंदर से गुस्से में होंगे और वो उसको नहीं करेंगे। ऑफन डिलेबरेटली अनाइज अदर, जानबूझ के दूसरों को तंग करेंगे, किसी की चीज़ खींच लेंगे, किसी का मुंह मरोड़ देंगे, किसी का नाक मरोड़ देंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा ना तंग करते रहेंगे, किसी का कपड़ा खींच लेंगे, किसी की चेयर पीछे खींच लेंगे।
या किसी की जानबूझ का दरवाजा खोल देंगे, किसी की टांग अड़ा देंगे। होते हैं ना ऐसे बच्चे, जानबूझ के टांग अड़ा दी, किसी की पेंसिल तोड़ दी, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना वो इस तरह की हरकतें करते रहेंगे कि अगला बंदा तंग रहे, किसी ना किसी को तंग करते रहेंगे। ऑफन ब्लेम्स अदर्स फॉर हिज ऑन मिस्टेक और मिसबिहेवियर, कहते रहेंगे इसने मेरे साथ ये सलूक किया, इसने मेरे साथ ये सलूक किया। तो विंडिक्टिवनेस, विंडिक्टिवनेस क्या होता है, ये पॉइंट है आपका ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में कि हैज बीन स्पाइटफुल और विक्टिमनेस एटलीस्ट 2 विदिन पास्ट 6 months, ठीक है। अच्छा, इसमें जो नोट लिखा हुआ है ना वो पढ़ लेते हैं एक दफा। द persistent and frequency of these behaviors should be used to distinguish a behavior that is within normal limit is symptomatic. For children younger than 5 years, behavior should occur on most days of the periods at least 6 months unless otherwise noted. यानी कि 6 महीने से पहले हम बच्चों को डायग्नोसिस ये नहीं कर सकते, खास तौर पे अगर 5 साल का बच्चा है, उससे छोटा है, तो हमने 6 महीने लगातार ये बात को नोट करना है, तब हम ये डिसऑर्डर डायग्नोज कर सकते हैं। अदरवाइज हम ये डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं कर सकते। हो सकता है कि 1 महीने के लिए उसके अंदर चिड़चिड़ापन आया या कोई वजूहत बनी है, अदरवाइज 1 महीने बाद जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर तब्दीली आ गई है, वो किसी वजह की वजह से थी, वरना अदरवाइज उसे डिसऑर्डर नहीं है। अच्छा, 20 का क्राइटेरिया है, डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद डिस्ट्रेस इन द इंडिविजुअल एंड अदर इन हिज हर इमीडिएट सोशल कॉन्टेक्स्ट। साफ साफ बात यह है कि जितने भी लोग उससे वाबस्ता होंगे वो उसकी वजह से डिस्टर्ब होंगे, तंग होंगे, जैसे कि फैमिली, पीयर ग्रुप, और उसके अंदर भी बिहेवियर डिस्ट्रेस नज़र आ रहा होगा कि वो भी खुद भी तंग है, परेशान है, ठीक है। अच्छा, अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला बिहेवियर सिर्फ साइकोटिक या सब्सटेंस अब्यूज या डिप्रेशन, बाइपोलर की वजह से नुमाया नहीं हुआ, ये अलग से एक डायग्नोसिस है, इसको हम पहले इन चीज़ों से रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। और स्पेसिफाई है इसका स्पेसिफाई है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में ये आता है कि सिम्टम्स कन्फाइंड ओनली वन सेटिंग, यानी कि एक सेटिंग में वो डिस्टर्ब कर रहा है, ये स्कूल में टीचर को तंग कर रहा है, घर में नहीं कर रहा, ये घर में बहुत बदतमीज है और बाहर नहीं है, ठीक है। और किसी एक सेटिंग में वो तंग कर रहा है, ठीक है, दोस्तों में चिड़चिड़ापन रहता है, लेकिन वैसे वो ठीक है। मॉडरेट ये आ जाता है कि वो एटलीस्ट 2 सेटिंग्स में, घर में भी तंग कर रहा है, घर बाहर भी तंग कर रहा है, स्कूल में भी तंग कर रहा है, लेकिन जब दोस्तों में खेलता है तब वो ठीक रहता है, ठीक है। तो ये मॉडरेट लेवल का। और सीवियर लेवल का ये है कि 2, 3 या फिर ज़्यादा सेटिंग्स में, हर सेटिंग्स में वो खराब हो रहा है। तो इसलिए अगर एक सेटिंग में ऐसा हो रहा है तो आपने ये नोट करना है कि क्या 6 महीने से वो एक ही सेटिंग में यही कुछ ही कर रहा है, तो टीचर्स और ज़्यादा सख्ती शुरू कर देते हैं और वो फिर उनको क्लास से बाहर निकाल देते हैं और बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन ये हल नहीं है, उससे वो और ज़्यादा बदतमीज होते हैं। आप उनको पनिश नहीं कर सकते, आप पनिश करोगे तो वो और ज़्यादा आपके खिलाफ हो जाएंगे, वो और इरिटेबल, एंग्री और हो जाएंगे। अगर आप उनको इग्नोर करेंगे, इसकी पूरी थेरेपी ट्रीटमेंट आप होती है, उनको पेरेंट्स को टीचर काउंसलिंग की जाती है, तभी जाके वो ट्रेन होते हैं इस बात में कि बच्चों को कैसे डील किया जाए। बच्चों को सजा देना, उनको टाइम आउट कर देना, ये काम नहीं करता, ये ज़्यादा काम ज़्यादा ये करता है कि या तो आप उनके साथ बहुत अच्छे से प्यार से बात करके देखें, या उनके बैकग्राउंड में जो कॉजेज चल रहे हैं ना वो फाइंड आउट करें कि एक्चुअली कौन सी चीज़ उनको डिस्टर्ब कर रही है। जो बच्चे होते हैं ना इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ, उनके लाजमन पेरेंट्स में कोई इश्यूज होते हैं या उनके घर के माहौल में कोई इशू होता है। तो घर के माहौल में कोई एक ऐसा बंदा होता है, और सबसे बड़ी जो वजह होती है इन बच्चों को, 2-3 वजह जो इम्पॉर्टेंटली हैं। एक वजह तो ये होती है कि बच्चा या तो कहीं किसी से सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, या ब्लैकमेल हो रहा है, या अब्यूज हो रहा है। और दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि माँ बाप ने ओवर प्रोटेक्टिवनेस की हुई है, यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, दरमियाना रवैया नहीं होगा इन बच्चों के साथ घर के माहौल में। खास तौर पे मिसाल के तौर पे कोई टीचर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सख्ती करता है, इंतहा की, और ब्लैकमेल भी करता है, साथ डराता है, धमकाता है, बच्चे उसके अंदर रह रहा है कि तंग। और दूसरा एंड ये है कि ओवर प्रोटेक्टिव माँ है, बाप है, इतनी ओवर प्रोटेक्टिव है कि उनको वो ज़रा सा मतलब उन्होंने ताबे किया हुआ है, वो जो कहेगा वही करना है, जो कहेगा वही करना है, ना इसको ना रोको, इसको ना टोको। 5 साल तक तो नहीं रोका, अब उसकी आदतें खराब हो गई हैं, उसको कुछ ना कहो, ये मारता है, ये कहता है, इसे कुछ ना कहो, ठीक है। तो असल चीज़ माँ बाप का टोकना है, जहाँ पे उन्होंने तरबियत करनी है, तो फॉल्ट माँ बाप की तरबियत में ही लास्ट
जो है ना वो आता है। स्पेसिफाइज हम पढ़ लेते हैं इसके। इट इज नॉट अनकॉमन फॉर इंडिविजुअल्स विद ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर टू शो सिम्टम्स ओनली एट होम एंड ओनली विद फैमिली मेंबर्स। हाउएवर परसिस्टेंस ऑफ सिम्टम्स इज एन इंडिकेटर ऑफ सिवियरिटी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ माँ के साथ बदतमीजी करता है और कहीं पे भी नहीं करता, या घर में बहन भाइयों के साथ करता है और कहीं भी नहीं करता, तब हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो 6 महीने तक यही कुछ कर रहा है तब हम उसकी सिवियरिटी को इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि स्पेसिफाइज में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर आता है, ठीक है, कि एक सेटिंग में कर रहा है। उसने कहा एक सेटिंग में अगर वो एक बंदे के साथ कर रहा है लेकिन 6 महीने नहीं कर रहा तो हम उसको डायग्नोसिस नहीं कर रहे। तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। जब आपके पास पेशेंट आता है तो आपने उससे ये सवाल करना है कब से कर रहा है, ये ऑनसेट टाइम आपने ज़रूर पूछना है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कहेंगे कि पिछले 2-3 महीने से ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, किस किस के साथ करता है, किस किस सेटिंग में करता है। तो ये सारे सवाल करने ज़रूरी हैं। पेशेंट का आपने टाइम ज़ाया नहीं करना बेवजह के सवाल करने से, ठीक है। आप द पॉइंट सवाल करना है ताकि आपका डायग्नोसिस उसी वक्त क्लियर हो जाए। अगर कहते हैं बच्चा कहना नहीं मानता, तो बच्चा कहना कहाँ कहाँ नहीं मानता, आपकी ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर और इमिनेंट जो हमारा डिसऑर्डर है, एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है, इन तीनों में फ़र्क हाँ आपने ज़रूर करना है, ठीक है। उसमें फ़र्क जो है डिफरेंशियल्स में हम पढ़ेंगे डिटेल से कि कौन कौन से डिफरेंशियल्स हैं हमारे, क्योंकि डिफरेंशियल्स अगर हम नहीं पढ़ते तो हमारे डायग्नोसिस बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते। हम हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसको ओडीडी है, आईडीडी है, या इसको कंडक्ट डिसऑर्डर है, ठीक है क्या। तो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, इन सबको डायग्नोस करना जो है ना वो असल काम है। अगर आपका डायग्नोसिस क्लियर नहीं है तो आपकी कोई केस स्टडी तैयार नहीं हो सकती, सिंपल एज इट इज। तो आपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को चेक जरूर करना है, खासतौर पे ऑनसेट बिहेवियर, कि कब से शुरू हुआ था और कितनी शिद्दत का था, ठीक है, किस किस के साथ इसने बदतमीजी की, किस सेटिंग में ये बदतमीजी करता है। तो माँ बाप आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप माँ बाप के जरिए टीचर से भी बात कर सकते हैं फ़ोन पे। वो आपको असल की, क्योंकि टीचर भी एक सेकंड पेरेंट होता है, वो आपको बताएगी कि ये बच्चों की चीज़ें चुरा लेता है, ये बच्चों को मारता है, ये बच्चों की साथ बदतमीजी करता है, ये आते जाते थप्पड़ लगा देता है, कि पाँव अड़ा देता है, बच्चों को गिरा देता है। तो आपने वो चीज़ ज़रूर नोट करनी है। डायग्नोस्टिक फीचर्स में ये सारा वही डिटेल से हुआ है, अच्छा डिस्कस हुआ है। ये एक जुमला मेरी नज़र में है, वो मैं आपको बताती हूँ। डिस्ट्रक्टिव ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग आउटबर्स्ट रिजल्टेड इन द चाइल्ड बीइंग आस्क्ड टू लीव अ प्री स्कूल, ठीक है। टेम्पर आउटबर्स्ट ऑफ अ प्री स्कूल चाइल्ड वुड बी कंसिडर्ड अ सिम्टम ऑफ ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर ओनली इफ दे अकर ऑन मोस्ट ऑफ द डेज ऑर्डर। टेम्पर आउटबर्स्ट अगर बच्चा करता है, यानी कि उसने उसकी टेम्पर आउटबर्स्ट किसको कहते हैं, टेम्पर आउटबर्स्ट कहते हैं इंतहा का शिद्दत से गुस्सा करना, बहुत शदीद गुस्सा करना। कि अगर प्री स्कूल से पहले वाला बच्चा बहुत शदीद गुस्सा करता है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का बच्चा अगर बहुत शदीद से गुस्सा करके चिल्लाता है अपनी टीचर्स पे और एक खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए चिल्लाता है, तो वो उसको डायग्नोसिस है मोस्ट ऑफ द डेज पे, ठीक है। मतलब हफ्ते में 5 दिन वो आ रहा है स्कूल और रोज ही वो गुस्सा कर रहा है जी। वो छोटा सा बच्चा गुस्सा कर रहा है भाई, परवेसिव पैटर्न, हाँ, उसका एक परवेसिव पैटर्न है कि वो रोज एक गुस्सा कर रहा है। तो तब 6 महीने तक अगर ये चलता रहे तो एटलीस्ट 3 अदर सिम्टम्स ऑफ द डिसऑर्डर, टेम्पर आउटबर्स्ट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट एसोसिएटेड डिसऑर्डर। तो वो इसका मतलब है कि उसको डायग्नोसिस है। 5 साल के छोटे बच्चे को ये डायग्नोसिस हम कर सकते हैं कि ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है। तो ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर की सबसे बड़ी पहचान क्या हुई फिर, आउटबर्स्ट, टेम्पर आउटबर्स्ट, गुस्सा, इरिटेशन, और फिर उसके बाद रूल्स और लॉ को तोड़ना। इस सीट पे बैठो, नहीं सीट पे नहीं बैठना, उस पे बैठना है, व्हाइट कलर लो, ब्लैक लेना है, हाँ, हाथ पीछे करो, हाथ आगे करना है, यानी ऑपोजिट चलना है हर चीज के। तो इसका इसीलिए ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है कि हर चीज ऑपोजिट करनी है जानबूझ के। और ये ज्यादातर बच्चे करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, जो लाडले बच्चे वो ज्यादातर करते हैं, या नेग्लेक्टेड जो होते हैं, और या फिर शदीद नेग्लेक्टेड बच्चे जो होते हैं। तो दोनों एंड्स जो है ना वो हमने डायग्नोस करनी है, ठीक है। अच्छा, अब सपोर्टिंग एसोसिएटेड फीचर्स सपोर्टिंग डायग्नोसिस, ये जरा रीड करें। एसोसिएटेड फीचर
इसमें ये बताया कि टू द मोस्ट कॉमन कोकरिंग कंडीशन जैसे कि अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर ज़्यादातर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के साथ और कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ होता है, और ये फिर हम इसको आगे मजीद देखेंगे। इसमें इतना ही। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के साथ भी होता है और कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ कोमोबिलिटी होती है ये। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर जो बच्चों का डिसऑर्डर है ये आपका कोमॉर्बिड होता है हाइपर एक्टिविटी के साथ भी और कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ भी। अभी जब हम कंडक्ट डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि उसके साथ कोमॉर्बिडिटी कैसे है, अटेंशन डेफिसिट के साथ कोमॉर्बिडिटी कैसे है। अटेंशन डेफिसिट के साथ उसमें जो है हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इम्पल्सिविटी होती है, तो इसमें भी किसी हद तक हाइपर बच्चा होता है, हाइपर होता है, ओवर एक्टिव होता है, टिक के नहीं बैठता, उसकी अटेंशन बिल्कुल नहीं होती है एक चीज पे। तो जब वो अटेंशन नहीं होती तो वो बेख्याली में कई चीजें उलट पुलट कर रहा होता है और कई रूल्स तोड़ रहा होता है, और जब उसे मना किया जाता है तो फिर वो गुस्सा करता है, चीखता भी है, और फिर वो जो है ना टेम्पर आउटबर्स्ट देता है और हर रूल्स के खिलाफ भी चलता है क्योंकि वो ओवर एक्टिव होता है। ठीक है, उसकी ऑपोजिशनल नहीं बिहेवियर होता, वो ऑपोजिशनल उसके साथ कोमोर्बिड हो जाता है। आप ये कह सकते हो कि इसको हाइपर एक्टिविटी भी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी भी है, और ये ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर भी है। क्योंकि माँ बाप शिकायत किस तरह से करते हैं, वो जब बैठते हैं तो वो आपको कहते हैं कि ये एक जगह टिक के नहीं बैठता, डॉक्टर साहब ये टिक के नहीं बैठता एक जगह पे, और क्यों काम ध्यान से नहीं करता, ये एक लफ्ज ध्यान से नहीं लिखता। ये हो गया बात। बाद में साथ वो कहेंगे कि ये कहना ही नहीं मानता, बात ही नहीं मानता, जो इसको कोई उससे उलट करता है। हो गया ना साथ, ये जो करते हैं उससे उलट बोलते हैं, उससे उलट करता है, जानबूझ के सताता है, चीजें घुमा देता है, लोगों की चीज खराब कर देता है, जानबूझ के जो है ना वो जो है ना वो तंग करता है, जो असूल बनाए हैं वो नहीं करके फॉलो करता। ठीक है, तो इस तरह से कोमोबिलिटी जो है वो चलती है। अच्छा, oppositional defined disorder has been associated with increased risk of suicidal attempts even after comorbid disorders are controlled for। ये कितना important sentence है कि जो आपका ODD है इसमें increased risk of suicidal attempts हैं। क्यों? इसमें उसकी वजह से annoying behavior, बात ये है कि एक तो उसका टेम्पर आउटबर्स्ट इतना शदीद होता है कि वो अपने आप को मार ले। ठीक है, और सेकेंडली ये कि उसने हर असूल के खिलाफ चलना है। जब हर असूल के खिलाफ चलेगा तो अपनी जान तो फिर गंवाएगा, खराब करेगा ना। उसे कोई छुरी रख दो वो नहीं रखेगा, नहीं करूंगा, उसको इसको ना काटो वो काटेगा। इन हर चीज में उसने उलट चलना है, और फिर वो उलट चल चल के तो अपना जहन इतना डिस्टर्ब कर लेता है कि वो अपना सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है। उसको खिड़की ना खोलो, खिड़की से बाहर ना झांको तो वो वही करेगा। इसको हैंडल करना क्योंकि हमने, हाँ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये मदर और फादर्स का काम है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मदर और फादर्स बनाए इसलिए होते हैं ताकि वो सख्ती भी करें, प्यार भी करें। उनकी सख्ती जो और प्यार जो है ना वो अगर बैलेंस रहती है, टीचर्स की और घर वालों की जो सख्ती है ना वो बच्चे को प्रॉपर से तरबियत नहीं कर सकती। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जब डील करता है उसको, पेशेंट को भी और उसके घर वालों को, तो ज्यादा पेरेंट काउंसलिंग काम आती है। और पेरेंट्स को कहा जाता है कि आपने इस चीज से मना नहीं करा। अब वो खिड़की से अगर झांक रहा है ना तो आपने उसको डायरेक्ट आपने कहना ही नहीं है कि ये ना करो, मना करेंगे तो वो करेंगे। तो आप बोले बेटा थोड़ा सा देख लो फिर आ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा देख लो और आ जाओ, या फिर उसको आप डाइवर्ट करेंगे। बच्चों में बहुत ज्यादा डाइवर्टिंग टेक्निक बहुत ज्यादा काम करती है। बिलो 5 years तो बहुत काम करती है। उसके बाद जो है ना स्टोरी टेलिंग बहुत काम करती है कि एक बच्चा था उसने ऐसे किया, स्टोरी टेलिंग। तो ये तो थेरेपी में सारा फॉल करता है, हम तब बात करेंगे इस बारे में। मुश्किल है असल में, हम ये समझते हैं जिस चीज से बच्चा कर रहा है बस हमने सिर्फ डायरेक्ट उसको मना करना है, ये ना करो वो ना करो। आपने बच्चे की इमेजिनेशंस पे काम करना होता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ। जब आपने बच्चे को ट्रीट करना है, उसकी थेरेपी करनी है, तो आपने सबसे पहले उसकी किस चीज पे काम करना है? इमेजिनेशंस पे। बच्चे की इमेजिनेशंस पे काम करके आप हर बात मनवा सकते हो, हर चीज मनवा सकते हो। आप उसको ऐसी ऐसी इमेजिनेशंस दो प्ले थेरेपी से और स्टोरी टेलिंग से। ठीक है, स्टोरी टेलिंग जो होती है ना, या फिर उससे आप दोस्ती करो, उसके साथ खेलो, प्ले थेरेपी हो जाती है। अच्छा जी,
ये डेवलपमेंटल और कोर्स में इसने क्या बताया है? डेवलपमेंटल एंड कोर्स में बताया है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये प्री स्कूल से पहले अपीयर होती हैं और रेयरली लेटर देन अर्ली एडोलेसेंस। और डेवलपमेंटल प्रीसीड द डेवलपमेंट ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर, अगर हम उसको जो है तो फिर हम उसको कहेंगे चाइल्डहुड ऑनसेट टाइप। अगर ये आपने सुना होगा कि कहा जाता है ये बच्चा बहुत ही बदतमीज है, ये तो वो घर में आते हैं हर चीज तो खराब करके जाते हैं, इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं, ना ही आए तो इससे बेहतर है ना। कुछ वो बचपन से ऐसे होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना एक चेन बताती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा यही होता है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता। मतलब मैं ये साथ जरूर कह दूं कि जरूरी नहीं है कि ये होता है, लेकिन अक्सर होता है। वो क्या होता है कि ऑपोजिशनल डिफाइंड और डिसऑर्डर से बच्चा कंडक्ट डिसऑर्डर में शिफ्ट होता है, कंडक्ट डिसऑर्डर से एंटी सोशल में शिफ्ट होता है, और वो फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है, और फिर वो बच्चा जो है वो क्राइम में शदीद मुलव्वस हो जाता है, क्योंकि उसका बचपन से एक पैटर्न बना होता है। और माँ बाप तो खुद चले जाते हैं, मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन पीछे एक नकारा और खराब औलाद जो है ना वो छोड़ जाते हैं दूसरों को तंग करने के लिए। तो बचपन में ही अगर छोटे बच्चे हैं तभी से आप अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से आराम से बनाएं। प्यार मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हर चीज उनकी फरमाइश पूरी करें, तो इसलिए उनको ओवर प्रोटेक्टेड बिल्कुल नहीं बनाया। नहीं, आप इसको कांटा भी नहीं चुभ सकता भाई। हमने तो अपने बच्चों को कांटा भी नहीं चुभने दिया। चुभने देंगे तो उनको पता चलेगा ना कि कांटा कैसे होता है, तकलीफ कैसी होती है। ठीक है, हाँ खुद ना चुभोए बार बार, लेकिन कुछ चुभ लेने दें। ठीक है भाई, हम तो अपने बच्चों को ठंडे पानी के करीब नहीं जाने देते। आप जितना बच्चे को लाड प्यार करते जाएंगे, मेरा कहने का मतलब नहीं है कि आप लाड प्यार ना करें। लाड प्यार का मतलब है सही काम सिखाना, कहीं सही बात सिखाना। नो तो फिर नो, यस तो फिर यस। ठीक है, तो हम पेरेंटिंग स्टाइल किसी वक्त पढ़ेंगे, टाइम मिला तो। पेरेंटिंग स्टाइल बच्चों के डिसऑर्डर में बहुत काम आते हैं, कि अगर उस स्टाइल से आप पेरेंटिंग करते हैं तो वो बहुत काम आती है। तो ये चेन है कि कैसे डिसऑर्डर्स एक दूसरे में शिफ्ट होते हैं। ठीक है, और वो फिर मजीद परवेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो सबके बाप है ना। पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो डीएसएम का बाप है। सारे वहां जाके ना दरिया में, दरिया सिंध मिल जाता है, बन जाता है। अच्छा जी, फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर पढ़ो। ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? इसमें है कि व्हेन ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर इज परसिस्टेंट थ्रू डेवलपमेंट, इंडिविजुअल विद द डिसऑर्डर एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि फिर पेरेंट्स के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो गई, टीचर्स के साथ भी, सुपरवाइजर की हर एक के साथ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होती है, इमोशनल, सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब डिफरेंशियल्स आपने खुद करने हैं, जो मिस्टेक होगी वो मैं आपको बताऊंगी। कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ क्या डिफरेंस है इसका? कंडक्ट डिसऑर्डर में बिहेवियर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, वॉयलेट करते हैं वो सोसाइटल नॉर्म्स के साथ। और ये इसमें जो है वो इमोशनली वो एग्रेसिव बिहेवियर होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में सिर्फ धमकियां होती हैं, या फिर हल्का फुल्का जो है ना वो सिवियरिटी कम होती है। कंडक्ट डिसऑर्डर में तो काम आगे बढ़ जाता है ना। ठीक है, that bring individuals in conflict with adults and other authority figures, सबके साथ पंगा लेना शुरू कर देता है। और do not include aggressive towards people। और आपको पता है कि ये जो अपोजिशनल है ना डिफाइंड डिसऑर्डर, ये परिंदों को, जानवरों को, इनके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, वो करता है। लेकिन जो कंडक्ट डिसऑर्डर वाले होते हैं ना वो तो मुर्गी की गर्दन मरोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि उनको इतना रिवेंज आएगा हर चीज पे कि वो आपकी कुर्सी टेबल तोड़ देंगे, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट शुरू कर देंगे, आपके जानवरों को नुकसान पहुंचाएंगे, मार कुटाई बहुत करेंगे। ठीक है, और धमकियां भी बहुत शदीद देंगे, ये सब भी नहीं, चोरी भी शुरू कर देंगे। ये लिखा हो ना, पैटर्न ऑफ थेफ्ट एंड डिसीव्ड। चोरी भी शुरू कर देंगे बच्चे। और इमोशनल डिसरेगुलेशन, उनके इमोशंस बिल्कुल भी रेगुलेट नहीं होते, उनके इमोशंस स्टेबल नहीं होते। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के साथ क्या फर्क है इसका? इसमें यह है कि ये कोमॉर्बिड होते हैं, लेकिन इसमें जो है कि अटेंशन डेफिसिट में हाइपर एक्टिविटी ज्यादा होती है, इम्पल्सिविटी होती है।
और इसमें अपोजिशनल बिहेवियर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मतलब अन्य एक्टिव हुआ हुआ है ना, मतलब इधर उधर और जी उसकी कोई तवज्जो नहीं किसी चीज की तरफ, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं है किसी चीज को खराब करने की या रूल्स तोड़ने की। लेकिन जो आपका अपोजिशनल है उसकी तो इंटेंशन ही सिर्फ ये है ना, उसका शौक है कि हर चीज के खिलाफ चलो, उलट चलो। बात का ऐसा होता है पेरेंट्स बहुत शदीद सख्त होते हैं घर में, अब्यूजिव होते हैं, सख्त होते हैं, मार कुटाई करते हैं, तो बच्चा रिवेंज में आके ना हर चीज के खिलाफ चलता है कि ये अब मेरे पे सख्ती कर रहे हैं ना, मैं इनको बताता हूँ, मैं हर चीज के खिलाफ चलूंगा। ठीक है, होता है ऐसा, ये नेचुरल चीज है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों पे इतनी सख्ती ना करें, और साथ में कहूँगी बहुत ज्यादा नरमी भी ना, बहुत ज्यादा, तो एक बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, अच्छा डिप्रेसिव एंड बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या फर्क है? डिप्रेसिव में जो है वो नेगेटिविटी अफेक्ट होता है और इरिटेबिलिटी भी होती है, लेकिन इसमें अपोजिशनल डिसऑर्डर में जो है वो साफ सी बात है कि डिप्रेसिव और बाइपोलर में रूल्स तोड़ने का कोई सिस्टम नहीं होता, और अग्रेशन जो है ना वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता, वो खुद अपने आप से गुस्से होते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रप्टिव मूड रेगुलेशन डिसऑर्डर, इसमें मूड रेगुलेट नहीं होता उससे, और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है मूड में। बिल्कुल, मूड ही खराब रहता है, लेकिन आउटबर्स्ट एग्रेसिवनेस ऐसी नहीं होती दूसरों को खराब करने की, उनके रूल तोड़ने की, दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं होती। ठीक है, अच्छा इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, इंटरमिटेंट में जो है वो डिसऑर्डर में हाई रेट ऑफ एंगर होता है, तो इसमें भी होता है, लेकिन इसमें उससे ज्यादा होती है, इसमें एग्रेसिवनेस में चली जाती है ना चीज। देखो इंटरमिटेंट डिसऑर्डर जो है ना वो तो बड़े शौक से आग भी लगाते हैं, आग लगाते हैं बड़े शौक से, उनको शौक होता है कि हम तीलियां लगाएं, आग लगाएं। ठीक है, अपना अपना अंदर का भड़ास निकालने के लिए वो जब गुस्सा करते हैं या शिद्दत में आते हैं तो उनका दिल चाहता है कि कोई चीज ना, अब वो माँ बाप ने ये भी मना कर दिया, खबरदार जो कुर्सी तोड़ी तुमने, खबरदार, उनका दिल चाहता है कि हम तीलियां लगाएं, आग लगाएं, चीजें जलाएं, वो पेपर जलाते हैं, वो अपनी अंदर की चीज निकालते हैं। कुछ बच्चे करते हैं ऐसे, जब माँ बाप थोड़ा सख्ती पे वाला रवैया होता है तो वो फिर छुप छुप के ऐसा करते हैं, या घर से बाहर या कहीं पे भी ना, उनको आग बड़ी पसंद होती है कि चीजें जले। ठीक है, ये बात याद रखना। तो इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर आल्सो इन्वॉल्व हाई रेट, ये भी इसके अंदर हाई रेट होता है, लेकिन सीरियस एंगर्स टुवर्ड्स अदर इज नॉट पार्ट ऑफ definition of oppositional defined disorder. सीरियस एग्रेशन टू अदर्स सिर्फ दूसरों के खिलाफ नहीं होता, हर एनवायरनमेंट में होता है, उनका गुस्सा निकल रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो इंटरमीडिएट वाला होता है ना, इनका खास तौर पे दूसरे इनको जहर लगते हैं, एक्सप्लोसिव। ठीक है, एक्सप्लोसिव भी होते हैं, इनका दिल चाहता है कि कुछ चीज फटे, कुछ हो, कोई मतलब ऐसा काम हो, जैसे पटाखे बच्चे बहुत बजाते हैं, उनको दिल करता है कि हर घर के दरवाजे पे पटाखा बजाएं, हम अनार फाड़े, हम बम फोड़े, कुछ हम ना ऐसा करेंगे जिससे कि धमाका हो। ठीक है, शोर। बाकी लैंग्वेज डिसऑर्डर और सोशल एंजाइटी से साफ इसका फर्क नजर आ रहा है जी। ठीक हो गया। अच्छा इंटरमीडिएट पढ़ते हैं हम, कॉमोबिलिटी हमने पढ़ ली हुई है साथ साथ ही, मेरा ख्याल है पढ़ने की जरूरत नहीं है, साथ साथ हमने पढ़ लिया कि किस किस के साथ ये मौजूद होता है। इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, सॉरी मैंने उसमें इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर अंदर ऐड नहीं किया, वो भी मैं ऐड कर दूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने ये वाला डिसऑर्डर भी पढ़ा है। इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर का पहला क्राइटेरिया यही है कि बिहेवियर आउटबर्स्ट होते हैं और अपने एग्रेशन पे कंट्रोल नहीं होता, जो इम्पल्स आती है। अच्छा आपको मैं एक बात बताती हूँ कि हमें जो ओसीडी के पेशेंट देख रहे हैं, जो आप भी डील कर रहे हो, उसको मैंने अपने उसको डीबीटी मैंने स्टार्ट की हुई है उसको देनी, ठीक है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। तो जब उसके सबसे बड़ी कॉज उसका आउटबर्स्ट भी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीखती और चिल्लाती है अपने हस्बैंड पे, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और भी तेज हो जाता है, बहुत शदीद गुस्सा करती है। वो सिर्फ मजलूम नहीं है, वो खुद भी कम नहीं है, वो बहुत शदीद एग्रेसिव होती है, जिसकी वजह से उसका शौहर जो है ना वो उससे कॉन्फ्लिक्ट उससे ज़्यादा
तब क्या आप 2 जुमले गुस्से के बोले नहीं, आधा घंटा आप तकरीर करेंगे गुस्से से और कहेंगे कि सारा इल्जाम आपका है, ये है वो, मतलब पुराना अगला सारा हिसाब चुकता कर देना है। आज आज लाश ना चौक में लटका के जानी है, वरना नहीं जाना। वो वाला एंगर बस। तो वर्बल एग्रेशन, इसमें वर्बल एग्रेशन भी है, यानी कि बड़ी मजे की बात, यानी कि ये जो इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर होता है इसमें बच्चे गालियां बहुत देते हैं। लो जी सुन ले, ठीक है, गालियां बहुत देते हैं और आर्गुमेंट्स करते हैं, फाइट्स करते हैं, फिजिकल एग्रेशन, मार कुटाई भी करते हैं, प्रॉपर्टी तोड़ते हैं, ठीक है, एनिमल्स को भी मार देते हैं, मतलब उनका दिल करता है इनका गला मरोड़ दें, इसको भी मार दें, उसको भी मार दें, ठीक है। और ये बड़े मसले हैं, मतलब कि जैसे बच्चों को गुस्सा आता है, बस बच्चे को गुस्सा है, वो अपना गुस्सा नहीं उतारता है तो वो बकरी को मारता है, कूटता है। या आपने कभी सुना है कि जी हमने बिल्ली रखी हुई थी, ये बिल्ली को मारता है। घर में बिल्ली है, बच्चे को गुस्सा आता है तो वो बिल्ली को मारता है, बिल्ली उससे डर के भागती है कि मुझे ये मारना दे। असल में बच्चा ठीक नहीं होता, बच्चा डिस्टर्ब है, बच्चे को प्रॉब्लम है। और हफ्ते में 2 दफा तो ऐसा होता है कि वो जो है ना 3 महीने मुस्तकिल वो ना हफ्ते में 2 दफा कोई चीज या इंसान या प्रॉपर्टी या एनिमल्स उनको मारता है, उनको फिजिकल अग्रेशन शो करता है या फिर गालियां धमकियां और बकता है। तो फिजिकल अग्रेशन डज नॉट रिजल्ट इन डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डज नॉट result in damage or destruction of property and does not result in physical injury to animals or other individuals। इसका क्या मतलब है आप बताएंगे? मतलब इसमें ये नहीं होता कि इतना ज्यादा कि वो फिजिकल इंजरी हो एनिमल्स को या किसी इंडिविजुअल, लेकिन मारने की पूरी कोशिश होगी। मार नहीं देगा, ये नहीं होगा कि उसको गलत बात है वो मर गई, जैसे कंडक्ट डिसऑर्डर में वो मार देगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि ये काम जो है ना सिर्फ 50% तक रहेगा और फिर पीछे आ जाएगा क्योंकि अगला डर जाए, ठीक है, अगला डर जाए एक दफा। ये भी डिसऑर्डर जो सीवियरिटी के हिसाब से चल रहे हैं। 3 behavioral outbursts involving damage and destruction of property, ठीक है। बिहेवियरल आउटबर्स्ट जो है वो डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी की तरफ भी जाएगा। फिजिकल असॉल्ट्स इन्वॉल्विंग फिजिकल इंजरी अगेंस्ट other animals individual occurs within 12 months period। वो 3 महीने की बात है, ये 12 महीने इसमें होगा, 12 महीने तक। वो पता क्या होता है वो ना, ये है शिफ्टिंग, ये है इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर से कंडक्ट डिसऑर्डर की शिफ्टिंग है कि 12 महीने तक अगर वो ये कर रहा है तो फिर उसका डायग्नोसिस वो चला जाता है। Magnitude of aggressiveness expressed during the recurrent outburst is grossly out of proportion। यानी कि जो ये गुस्सा का इजहार करते हैं वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, उसको आप मैयर नहीं कर सकते कि कितना गुस्सा कर रहा है, इतना शदीद गुस्सा करता है। और आउटबर्स्ट जो है वो इतना प्रीडोमिनेंट भी नहीं है। अच्छा, ये साफ बात लिखी है उसने DSM-5 में लिखी हुई है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द प्रोवोकेशन एंड एनी प्रेसिपिटेटिंग साइकोसोशल स्ट्रेसर। जैसे मिसाल के तौर में माँ ने डांटा या माँ ने कहा कि ये चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, उसका रिएक्शन ज्यादा। असल में माँ बाप पता क्या करते हैं, बिल्कुल ही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कर देते हैं चीजें, नहीं तुम ये भी नहीं होगा, पनिशमेंट करते हैं ना, छीन ली चीज। आप भी तो अपने बच्चों को एक डिग्री के लिहाज से चीजों को बताओ ना कि बेटा अगर आज आप ये नहीं किया तो कल से आपको ये चीज नहीं मिलेगी आप पर, तो आप ब्रेन में चीज तो डेवलप करो ना। आप ये नहीं किया, लाओ वापस, ठीक है। ये वो स्टेज है जब आपने बच्चे को जो है ना वो देखना है उसके लिहाज से कि अब ये चीज इससे ली जाएगी ना ली जाए। पहले आपने उसको बोलना है, पहले आपने उसको ट्रेन करना है, फिर आपने एक्ट करना है, ठीक है। जितना जल्दी आप एक्ट करेंगे उतनी जल्दी बच्चे एक्ट करेंगे। हाँ, जितना इम्पल्सिव आप होंगे। तो रिकरेंट aggressive outbursts not prominent, they are impulsive and anger based।
नॉट कमिटेड टू अचीव सम टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल मनी। ये इसलिए नहीं कर रहे होते हैं कि उनको पैसे मिले या पावर मिले, इस चक्कर में ये अपना गुस्सा नहीं दिखा रहे होते। ठीक है, द विदाउट एंगर बेस्ड कोई भी इशू नहीं है कि कोई वजह है जिसकी वजह से वो गुस्सा दिखा रहे हैं, बस गुस्सा है। Recurrent aggressive outburst cause either marked distress in the individual or impaired occupational interpersonal। स्कूल छूट रहा है, घर में वो किसी के साथ उसकी नहीं बनती, प्लेग्राउंड में वो बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं जा रहा, ठीक है, स्कूल में उसकी जो है ना वो टीचर्स कोई पसंद नहीं आ रही, मतलब कि वो हर जगह से रिजेक्ट हो रहा है और गुस्से की वजह से हर कोई उसको पसंद नहीं कर रहा। जब पसंद नहीं कर रहा तो वो फिर उसकी ऑक्यूपेशनल और फंक्शनिंग लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है, इंटरपर्सनल फंक्शनिंग भी खराब हो गई है। फिर आपको पता चलेगा वो खाना सही नहीं खा रहा, फिर आपको पता चलेगा कि वो सो सही नहीं रहा, फिर आपको पता चलेगा कि उसको वॉशरूम या तो कॉन्स्टिपेशन हो रही है या बहुत मोशन लग रहे हैं, तो फिर साथ में बाकी चीज़ें भी नुमायां होना शुरू हो जाएंगी। क्रॉनिकल एज इज एटलीस्ट 6 years। ये 6 साल बाद तकरीबन इस चीज़ों पे हम गौर कर सकते हैं, इससे नीचे हम इसको डायग्नोसिस नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा फिर वही जुमला है हमारे DSM-5 का जो एक रवायती जुमला है कि भाई ये वाला डिसऑर्डर नहीं, इस वजह से नहीं है कि कोई और पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या बाइपोलर है या मेजर डिप्रेसिव है या जी ये मसला है, ये मेडिकल कंडीशन है या सर पे चोट लगी थी। और 6 से 18 तक इसका अग्रेसिव बिहेवियर दैट अकर्स एट पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज डायग्नोसिस। जब बच्चों को एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो वो एंगर शो करते हैं या फिर गुस्से में आ जाते हैं, तो वो 1-1.5 महीने के लिए 2 महीने के लिए वाला एक्ट करते हैं, तो उसको हम इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर नहीं कहते क्योंकि वो उसका पार्ट होता है। साथ में अगर आपके वालिदैन, बच्चों के वालिदैन साथ आपको ये बता रहे हैं कि जब से हम लाहौर शिफ्ट हुए हैं कराची से, तब से ये यहाँ पे सेट नहीं हुआ, ये हर वक्त नाराज रहता है, इसे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही। तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जो होता है ना वो होता है 10 से 18 साल तक की उम्र का जो बच्चे होते हैं, वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर अगर उनको है, यहाँ 6 से 8 लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े बच्चे होते हैं उसमें इसी तरह है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर कुछ बड़े बच्चे जो होते हैं उनमें एडजस्टमेंट के इश्यूज आते हैं, तो वो साथ ये भी शो करते हैं। नोट बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, नोट पढ़ें आप जरा। इसमें लिखा है कि दिस डायग्नोसिस कैन बी मेड इन एडिशन टू डायग्नोसिस ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, conduct disorder, oppositional defiant disorder, or autism spectrum disorder. When recurrent impulsive aggressive outbursts are in excess of those usually seen in these disorders and warrant independent clinical attention. क्या मतलब हुआ? इसमें बताया कि ये डायग्नोसिस जो है ना इसके साथ हो सकता है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के साथ, कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ, ऑपोजिशनल डिफारेंट डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ, जब इसके अंदर इंपल्सिव एग्रेसिव आउटबर्स्ट हो और एक्सेसिवली जो है वो करे, बिहेवियर शो करे, बिहेवियर टेंट्रम्स, तो फिर ये इसके एडिशन, इसके साथ ये डिसऑर्डर्स के साथ एडिशनली हो सकता है। तो फिर इंडिपेंडेंट एक क्लिनिकल अटेंशन की ज़रूरत है, बाकायदा आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है इसको, ठीक है। अच्छा ये तो हमने पढ़ लिए सारे। एसोसिएट फीचर साथ बताओ, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखो, जैसे मैंने बोला कि एक चेन बनती है इस डिसऑर्डर से इस डिसऑर्डर, इसमें आप चेंज हो सकते हैं, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है उससे बच्चा इंटरमीडिएट या फिर ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में जा सकता है, और इसके अलावा इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर कंडक्ट में जा सकता है, जाता नहीं है, जा सकता है, और इसी तरह उससे आगे भी आगे। लेकिन ये वाला डिसऑर्डर साथ मूड डिसऑर्डर में भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर एसोसिएट फीचर देखो क्या लिखा हुआ है, मूड डिसऑर्डर, यूनिपोलर, एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, ऑल्दो ऑनसेट ऑफ दीज
डिसऑर्डर इज टिपिकली लेटर देन इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। होता क्या है कि बच्चा जो कि 12-13 साल के बाद इस चीज़ों में इसी साथ सफ़र करता रहता है, तो फिर उसका इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव आईईडी जो है वो चेंज होकर मूड डिसऑर्डर में, या फिर वो ड्रग्स शुरू कर देता है, क्योंकि उसको चैन तो कहीं आ नहीं रहा। उसने सबको धमकियां दे के भी देख लिया, मार कुटा के भी, हर असल में ये करते हैं अपने ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए आपका फोन उठा के फेंक देंगे, या उधर आपको ऐसे फेंकेंगे सोफे पे कि आप डर जाओगे टूट ना जाए, लेकिन तसल्ली उनको अंदर से फिर भी नहीं हो रही होती। तो वो क्या होता है कि या तो एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है या फिर मूड डिसऑर्डर हो जाता है, और सबसे बढ़ के ये कि ड्रग्स भी ले सकते हैं ये बच्चे, तंग आके फिर ये सिगरेट पीने लग पड़ते हैं। वो क्या होता है, डोपामाइन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन, वो ड्रग्स के साथ ना ट्रेनिंग उसकी शुरू हो जाती है, और उनको लगता है कि बड़ा हम सुकून में हम। तो वो सुकून जब मिलता है ना, तो उसी की हैबिट बन जाती है। ठीक, अच्छा डिफरेंशियल्स करें जरा एंटी सोशल के साथ, डिस्ट्रप्टिव के साथ। डिफरेंशियल जो है इनकी डिस्ट्रप्टिव एंड मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, उसमें जो है मूड डिसरेगुलेट होता है, फ्लक्चुएशन होती है, और इसमें जो है एंगर, आउटबर्स्ट, इरिटेबिलिटी और बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है, इंपल्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इंपल्सिव एग्रेसिव बिहेवियर होता है। ये जो मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है, इसके साथ क्या फर्क है, उर्दू में बताओ ना। मूड डिसरेगुलेशन में तो ये होता है कि उनका मूड मुसलसल ही बदलता रहता है, मेंटेन नहीं कर सकते वो अपना mood। लेकिन वो इस तरह की आपके नुकसान नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी का, एनिमल्स का, वो खराब, बस मूड उनका खराब रहता है और वो डिस्टर्ब रहते हैं और वो एंगर बर्स्ट आउट करते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी डिस्टर्ब करना, एनिमल्स, आपके लोगों के, और गालियां बकना, वो और किसी को धमकाना, या फिर किसी की चीज़ खराब करने की कोशिश करना, ठीक है, हर वक्त खतरे की घंटी बने रहना, वो नहीं है। और एंटी सोशल में और इसमें क्या फर्क है? एंटी सोशल में परवेसिव बिहेवियर होता है आपका, एंटी सोशल प्रॉब्लमेटिक इंपल्सिव एग्रेसिव बिहेवियर होता है। उसमें परवेसिव नहीं होता। परवेसिव तो हो, ठीक है बात, लेकिन असल में क्या फर्क है? देखो, इंटरमीडिएट जो एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है, इसमें आउटबर्स्ट बहुत शदीद होता है, लेकिन जब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बन जाता है इसका एंटी सोशल का और बॉर्डर लाइन का, तो वो उस तरह से गुस्सा नहीं करेगा जैसे कि बचपन में वो करता रहा था। मतलब इतना सच्चा और खरा गुस्सा नहीं करेगा, फिर वो प्लानिंग करेगा, फिर वो उसको शिफ्ट करेगा किसी और तरीके से, वो माहौल देख के, सोच समझ के, फिर वो उसको कंडक्ट करेगा। बॉर्डर लाइन का जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसमें लोअर है, इम्पल्स थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, गुस्सा किसी और चीज में शिफ्ट होता है, फिर प्लानिंग्स में शिफ्ट होता है, फिर एक्ट्स में, बिहेवियर्स में, फिर सोच समझ के गुस्सा उतारा जाता है, थोड़ी सी साइडलाइन हो जाती है, इम्पल्सिवनेस कम हो जाती है, सिंपल एज इट इज। ठीक, और आगे है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, डेरेलियम, ये सारे आपके ब्रेन न्यूरो के हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस ये है कि ज़ाहिर है सर पे चोट लगी है, सर में कोई फंक्शन खराब हो गया है, और या फिर आपकी ब्रेन डैमेज हो गया है कहीं से, तो जिसकी वजह से आप ये कर रहे हो, तो वो कैसे क्लियर होता है? वो आपकी MRI से, आपकी एपिलेप्सी के, अगर आप साथ में पेशेंट के जो घर वाले हैं साथ में बच्चे के, वो आपको कहेंगे कि जो है ना बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो फिर आप ये वाला इसके साथ डायग्नोसिस नहीं कर सकते, फिर उसका ब्रेन डैमेज की वजह से है या ये। तो इसमें ये साफ उसकी रिपोर्ट्स देख के पता चल जाएगा, हिस्ट्री से पता चल जाएगा। ठीक है, सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन एंड सब्सटेंस विथड्रॉल, जब एक बंदा 18 साल तक की अगर हम बात करते हैं, तो जब एक बंदा जो है वो सिगरेट जो है वो ज़्यादा लेता है, शिद्दत के साथ लेता है, यानी कि इंटेंस ड्रग्स ले रहा होता है, तब भी उसका मूड इरेगुलेशन हो जाता है और वो शो करता है गुस्सा, क्योंकि उनकी इसके शऊर की ताकत खराब हो जाती है, तो उसको फिर गुस्से का नहीं पता चलता कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, तो उसको हम इम्पल्सिव के साथ हम नहीं कर सकते, इम्पल्सिव इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव के साथ हम नहीं कर सकते। और जो है ना आपका सब्सटेंस विथड्रॉल, यानी कि जब आप सिगरेट छोड़ने पे आए हैं, आप ड्रग्स छोड़ने पे आए हैं, अल्कोहल छोड़ने पे आ गए हैं,
तब भी आपका, क्योंकि डोपामाइन आपके और आपके जो बाकी हॉर्मोन्स हैं उसको वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता केमिकल की तरफ से, तो फिर आपकी खला आ जाती है, बीच में क्रेविंग्स आती हैं। जब क्रेविंग्स आती हैं तो फिर गुस्सा आता है कि चीज़ पूरी नहीं हो रही, ग्रेटिफिकेशन पूरी नहीं हो रही। तो जो इस तरह के लोग होते हैं वो इम्पल्सिवनेस, गुस्सा, शदीद गालियाँ, बिहेवियर्स शो करते हैं, लेकिन वो इसमें फॉल नहीं कर सकते। समझ आ रही है? यस यस। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इन सब से क्या फर्क है? इन सब में जो है ना वो इंटरमीडिएट से फर्क क्या है? एग्रेसिव आउटबर्स्ट का फर्क है। ठीक है, एग्रेसिव आउटबर्स्ट जो है कंडक्ट डिसऑर्डर में, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, हम उसी का बात आने वाली चीज है। उसमें तो पेशेंट आपको मतलब के करके दिखा देगा ना, इसमें तो बीच में रहेगा, मतलब खतरे की घंटी बजती रहेगी। जो ऑपोजिशनल है वो हर चीज को ऑपोजिट करेगा, जान जान के ऑपोजिट, सताने वाले काम करेगा। जो इंटरमीडिएट है वो आपको दरमियान में मतलब ऐसा काम करेगा जिससे कि डर रहेगा कुछ हो ना जाए। उसने ना माचिस की डिब्बी अपने जेब में रखी हुई है, डर ये है कि किसी चीज को भी आग लगा देगा। वो छुरी अपने साथ लेके फिर रहा है, छुपा लिया उसने छुरी, बेटा छुरी छुपा लिया उसने, तो अब डर है कि कोई चीज खराब कर देगा, कोई सीट फाड़ देगा कुर्सी, लेकिन वो डर में रहेगा बंदा। और कंडक्ट में ये है कि वो कर जाएगा, वो करके चला जाएगा और तोड़ जाएगा, चीज खराब कर देगा, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। और अटेंशन डेफिसिट में कि उसकी अटेंशन नहीं है, लेकिन वो उस तरह का गुस्सा नहीं कर रहा। हाँ, ये है कि दो डिसऑर्डर एक साथ चल सकते हैं, कोमोबिलिटी के चल सकते हैं कि ये भी है उसको और ये भी है, तो आपने फिर उस टाइम दो डायग्नोसिस उसको डिक्लेयर करना है। एग्रेशन का जो लेवल है वो इन सारे जो है ना क्या कहते हैं डिसऑर्डर्स में डिफरेंस है, उन सब में अग्रेसिव बिहेवियर का डिफरेंस है, आउटबर्स्ट का डिफरेंस है। ठीक है, और टेंट्रामेंट्स और वर्बल आर्गुमेंट्स अथॉरिटी के खिलाफ कहाँ कैसे यूज हो रहा है। जो अपोजिशनल है वो तो अथॉरिटी को चैलेंज करती है ना। ठीक है, और कोमोबिलिटी ये सबके साथ तकरीबन चलता है इंटरमीडिएट, यानी कि ड्रग्स के साथ भी, डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ भी, एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ भी, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी और जनाब एंटी सोशल पर्सनैलिटी, ADHD, कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, ग्रेटर रिस्क ऑफ कोमोबिलिटी, इन सब के साथ तो आपको पता है कि ये लाजमी है, कोई ना कोई होगा साथ में। ठीक है, कंडक्ट डिसऑर्डर। अब हम पढ़ते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर। ठीक है, 15 मिनट रह गए हैं, 15 मिनट में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एग्रेशन टू पीपल एंड एनिमल्स, 6 महीने 12 महीने 12 महीने पुराने और एटलीस्ट 1 क्राइटेरियन 6 महीने। क्या होगा कि उसने थ्रेट किया है, मारा है, बुली किया है लोगों को या जानवरों को। ठीक, और उसने वेपन भी यूज किया है, वेपन भी उसके पास है, और सीरियस फिजिकल हार्म टू अदर्स, बैट पकड़ लेना, कोई बोतल से मारना, नाइफ पकड़ लेना, गन पकड़ लेना। ठीक है, उससे भी उसने कहीं उस इनिशिएट फिजिकल फिटनेस, सबसे पहले थप्पड़ मारना शुरू कर देगा, डंडा उठा लेगा, डंडा मारना शुरू कर देगा। ठीक है, वो हैज बीन फिजिकली क्रूअल टू पीपल, कोई उसका नहीं है, मतलब कि वो कब बिल्कुल भी उसको इस चीज का नहीं है कि किसी को चोट लग जाएगी, बल्कि वो कर देगा, क्रूअल हो जाए। क्रूअल मतलब जालिम है लोगों के, उसके दिल में जरा भी रहम नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचेगा, या बीच में बात नहीं है, सॉफ्टनेस नहीं है, फिजिकल क्रूअल टू एनिमल्स। अच्छा, मैं मुझे याद है कि मैंने ना अपनी मुर्गियां एक दफ़ा पाली थी, मैं खुद छोटी थी, तो मेरा एक कज़न था, शरारती बहुत था वो, लेकिन पता नहीं उस पर डायग्नोसिस था कि नहीं था, ये मैं नहीं कह रही, क्योंकि मुझे तो खुद इतनी अकल नहीं थी, मैं तो खुद छोटी थी, लेकिन वो जब आता था वो मेरी मुर्गियों के गले दबा देता था और मैं अपनी मुर्गियां जो है ना बचाती थी, मुझे बड़ा शौक था एनिमल्स पालने का, तो मैं जब वो आता था मैं अपनी मुर्गियों को ताला लगा देती थी ताला लगा देती थी कि इससे पहले कि मेरी मुर्गियां मार दे। लेकिन अगर आपका जो है वो जो भी बच्चा ऐसी हरकत कर रहा है, अगर वो 5 साल से छोटा है या 5 साल का है, तो आप उसको ये डायग्नोसिस नहीं कर सकते इंटरमीडिएट, क्योंकि वो शायद बेख्याली में
जानवर का गला दबा रहा है या जानवर की टांग खींच रहा है, उसे पता ही नहीं उसे पकड़ना कैसे है। ठीक है, ये हो सकता है। हैज फोर्स समवन इनटू सेक्सुअल एक्टिविटी। अच्छा, कंडक्ट डिसऑर्डर के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो 18 साल की उम्र तक के हैं, 19 साल की उम्र तक के हैं, वो इसमें फॉल करते हैं कंडक्ट। उसके बाद वो एंटी सोशल में काउंट होंगे। तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी, जबरदस्ती, रेप करना और सेक्सुअल असॉल्ट करना, ये भी इसमें फॉल करता है क्राइटेरिया। ठीक है, और चोरी करना, कन्फ्रंटिंग अ विक्टिम, मगिंग, पर्स स्नैचिंग, ये सारे गलत काम जो है ना, मतलब गन के जोर पे, छुरी के जोर पे, डंडे के जोर पे, मार कुटाई के जोर पे, डरा के, खौफजदा करके चीजें चोरी करना। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को भी ये डैमेज करेंगे, ये तोड़ जाएंगे, ये चीजें आपकी खराब कर देंगे। लेकिन ये बच्चे होंगे, मतलब कि ये बड़े नहीं होंगे। और ये पिछले 6 महीने से इनका यही काम है। और ये इसी उम्र में ही बच्चे जो है ना, वो मोटरसाइकिलें दौड़ाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, और जो है ना, वो क्या कहते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटी में फिर फॉल कर जाते हैं, फिर वो क्राइम्स करते हैं। ठीक है, डेफिसिट और थेफ्ट, हैड ब्रोकन इनटू समवन एल्स हाउस, बिल्डिंग अ कार, जबरदस्ती घर में घुस जाना, जबरदस्ती कार स्नैच कर लेना, ये सारे वही क्रिमिनल काम है। अच्छा, ये देखो साफ उसने कहा है कि भाई 6 महीने में एक क्राइटेरिया तो पूरा फुलफिल होना चाहिए इसका। और ये 15 क्राइटेरिया हैं जो पिछले 12 माह से ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं, लेकिन इनमें से 6 तो पक्के लाजमन होने चाहिए। सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स, सीरियस वायलेशन यह है कि 13 साल की उम्र तक घर में जितने भी असूल बनाए हैं वो खराब करना, या फिर सारी रात जागना, घर से बाहर रहना सारी रात, सिग्नल्स तोड़ना, ठीक है, गाड़ियां गुजर रही हैं उसके आगे से गुजर जाना, मतलब हर तरह की गलत काम करना। और झूठ बोलना सबसे ज्यादा, हर वक्त झूठ बोलना अपने आप को बचाने के लिए, और हर तरह के रूल्स को तोड़ना। ठीक है, और पेरेंटल एडवाइस में बिल्कुल भी ना रहना, घर से भाग जाना 2 दफा, तकरीबन 3 दफा, और पेरेंटल सुगोरेट होम वंस विदाउट रिटर्निंग फॉर अ लेंथी पीरियड। ये वो बच्चे होते हैं जो भाग के अपनी नानी दादी के घर भाग जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, या किसी ने पाला पोसा था उनके घर चले गए, इधर से रह लिया, कभी उधर रह लिया। तो ये सारे टीन एज के मसले हैं सारे। 18 साल तक की उम्र के, 19 साल की उम्र तक के बच्चों की ये वाली सारी हरकतें हों तो। और डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर कॉजेज क्लिनिकल सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट। और साथ में फिर हमारे DSM का जो एक अलग क्राइटेरिया वो ये है, हाँ जी क्या है, अगर 18 ईयर्स की बात है, ये वाला क्राइटेरिया पढ़ो ना, ये B क्राइटेरिया जो है, मतलब इसमें यह है कि उनकी सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट हो सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शन में। यानी कि अगर ये बच्चे ये वाली एग्जिबिट कर रहे हैं तो उनकी ऑक्यूपेशनल, उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। ठीक है, उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, स्कूलों से कॉलेजेस से निकाल दिए गए हैं, और वो पढ़ाई उनकी डिस्टर्ब, उनका कोई कैरियर नहीं है, कोई गोल नहीं है साथ में, ये जरूरी क्राइटेरिया है। ठीक है, और उसके अलावा ये कि उनका जो है ना, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हम इसको क्राइटेरिया को मैट नहीं कर सकते जब तक कि उसकी एज हमारी 18 ईयर है, तब तक नहीं कर सकते। स्पेसिफाइज है, एक तो ये है कि चाइल्डहुड में ऑनसेट हो जाए, या फिर एडोलसेंट में ऑनसेट हो जाए, या फिर कभी भी हो जाए। ये बहुत जरूरी है कि आपका कंडक्ट डिसऑर्डर जो है, अच्छा कुछ लोग हमें बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, और कुछ जो है ना वो उनको हम थोड़ा थोड़ा बता दें कि हम कंडक्ट डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। इंटरमीडिएट हमने पढ़ लिया है, और हमने अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर भी पढ़ लिया है, जो कि बच्चों के डिसऑर्डर्स हैं। तो कंडक्ट डिसऑर्डर पे हम स्पेसिफाइड पे आ गए, और स्पेसिफाइड में अनस्पेसिफाइड ऑनसेट भी है। ठीक है, तो 10 साल की उम्र तक चाइल्डहुड ऑनसेट भी हो सकता है, 10 साल के बाद भी ये कंडक्ट डिसऑर्डर नजर आ सकता है, जो कि एडोलसेंट एज है। ज्यादातर ये ना एडोलसेंट में नजर आता है। ठीक है, स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड में। अच्छा, विद लिमिटेड स्पेसिफाइड वेदर, 2 तरह के स्पेसिफाइज हैं। एक स्पेसिफाइज ये है कि प्रो सोशल इमोशंस हैं,
ठीक है, लिमिटेड प्रो सोशल इमोशंस है, और लैक ऑफ रिमोर्स और गिल्ट, लैक ऑफ रिमोर्स और गिल्ट यानी कि बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बिल्कुल भी हया नहीं है। दूसरा है लैक ऑफ एम्पैथी, यानी कि किसी दूसरे की जरा भी एम्पैथेटिक फीलिंग उनके अंदर नहीं है। सेलोज कहते हैं इसको, सेलोज। अच्छा, वो हमने एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एक लफ्ज़ पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था सेलोज, सेलोज, ठीक है। सेलोज का मतलब है लैक ऑफ एम्पैथी। वो किस में आती है, किस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आती है? नार्सिसिस्टिक में आती है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में सेलोज आती है। अच्छा जी, अनकंसर्न अबाउट परफॉर्मेंस, उनको कोई इससे परवाह नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, हम कुछ गलत कर रहे हैं। उनको अपना एहसास ही नहीं है कि हम स्कूल में कॉलेज में गलत काम कर रहे हैं, या ये कुछ कोई एहसास ही नहीं है, बल्कि वो सिर्फ दूसरों को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि भाई उसने पढ़ाया अच्छा नहीं था, उसने किया अच्छा नहीं था, काम अच्छा नहीं किया, स्कूल वालों ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, घर वालों ने अच्छे स्कूल में दाखिल नहीं कराया। शैलो और डिफाइंड अफेक्ट, यानी कि उनका अफेक्ट ये है कि वो ऊपरली बातों पे ध्यान देते हैं, गहराई की किसी बात पे ध्यान नहीं देते। शैलो और डेफिसिट अफेक्ट का मतलब ये है, ठीक है। डज नॉट एक्सप्रेस फीलिंग्स और शो इमोशंस टू अदर्स एंड एक्सपेक्ट इन वे दैट सीम्स शैलो, इनसिंसियर और सुपरफिशियल एक्शंस। और असल में उनका ब्रेन हर वक्त ना कैलकुलेशन में रहता है कि किसको कैसे परेशान करना है, कौन सी चीज़ कैसे गलत करनी है, कहाँ झूठ बोलना है, कहाँ पे क्राइम करना है, कहाँ से लूटना मारना है अपने फ़ायदे के लिए, कहाँ। इस वजह से वो दूसरों को ना एक ऐसा अफेक्ट देते हैं कि उनके अंदर इमोशंस नहीं है, या फिर हल्के फुल्के हाँ थोड़ा सा बस बोलेंगे, उनके चेहरे से पता चल जाएगा कि ये क्रिमिनल्स है। अब आजकल तो हर बंदा माइक लेके और कैमरा लेके ना तो वीडियो बना रहा होता है क्रिमिनल्स की। मतलब क्राइम इतना बढ़ गया हुआ है, चाहे जो भी वजूहत है, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन जो भी वजूहत हैं, क्रिमिनल्स आजकल बहुत ज़्यादा। तो जी ये वो लड़का है जिसने अपनी सगी बहन को ऐसे 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 ये करके मार दिया, और ये वो, तो वो आप ना आप उस, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप फेसबुक पे ना जब आप ऐसी वीडियोस देखते ना, तो आप टीनेजर बॉयज़ हैं जो 18 साल तक के जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और तो बस तक फरुल्ला एक 18 साल के लड़के ने अपनी सगी छोटी बहन को बहाने से कुछ खिलाने के लिए मस्जिद में लेके गया, और वहाँ रेप करके उसे वहीं कत्ल कर दिया, मार दिया, और कहा कि जी मर गई है ये, ठीक। तो ये सारा कुछ फिर फॉलो हो रहा है ना उसके अंदर। अब आप उसकी वीडियो अगर निकाल के देखें तो आप उस लड़के का ये ना शैलो और डेफिसिट इफेक्ट देख सकते हैं, यानी कि उसके चेहरे पे जो तासुरात हैं, अफेक्ट कहते हैं चेहरे पे जो तासुरात हैं, वो ऐसे कहेगा हाँ 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 नहीं एहसास तो हुआ था, आपको एहसास नहीं हुआ था, आपने अपनी बहन को, कहता हाँ मेरी बहन थी, एहसास तो होना ही था, एहसास तो होना ही था, लेकिन एहसास थोड़ा हुआ था फिर नहीं था, ये इस तरह करके वो बोलेगा, या तो शैलो या बिल्कुल डेफिसिट इफेक्ट, ठीक है। यानी कि उसको इस चीज़ की एहसास ही नहीं है, उसको इसके अंदर से उसका सुपरफिशियल सा जो है वो जज्बात है, उसके जज्बात उसके हैं ही नहीं, ठीक है। कैन टर्न इमोशंस ऑन एंड ऑफ क्विकली, कितना अच्छा जुमला लिखा हुआ है, ये मुझे डीएसएम बहुत पसंद है भाई, इस लिहाज से कितना अच्छा जुमला लिखा हुआ है कि एक्शंस कॉन्ट्राडिक्ट एंड इमोशंस डिस्प्लेड। उसके इमोशंस और उसका जो किरदार है, वो जो शो कर रहा है, वो आपस में मैच नहीं करते, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। एंड कैन टर्न इमोशंस ऑन और ऑफ क्विकली, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे है, उसके बाद वो फौरन चेंज हो जाएगा, ड्रामेबाजी, फेक पता चल जाएगा कि ये तो इमोशंस इसके ड्रामेबाजी हैं सारी, ठीक। और इसके अलावा ये कि ये इमोशंस डिस्प्लेड और मैनिपुलेट और इंटीमिडेट अदर्स। अच्छा, अगर ये वाला हमारा जो डिसऑर्डर है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, मिसाल के तौर पे थोड़ा बहुत ट्रीट हो जाए, या उसको उस दौर में किसी अच्छे टीचर्स मिल गए कि उसका ये चीज़ कम हो गई, क्योंकि हमने हर दफ़ा उसको सोसाइटी की तरफ नहीं ले जाना होता, हमने उसको थोड़ा सा सही भी करना होता है। माँ बाप ने ओवर प्रोटेक्शन दी और समझाया, माँ अक्लमंद थी, उसने बड़ी कोशिश की कि इसको समझाया जाए, बड़ी प्यार मोहब्बत से चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो गई, माहौल अच्छा था, पढ़ा लिखा माहौल था, डॉक्टर्स अच्छे मिल गए, साइकोलॉजिस्ट अच्छे मिल गए, कुछ चीज़ें अच्छी मिल गई।
लेकिन इसके बावजूद जो बच्चा बड़ा होगा और वो कंडक्ट डिसऑर्डर से एंटी सोशल में तो नहीं जाएगा, तो पता किधर जाएगा, नार्सिसिस्ट जाएगा। जबरदस्त नार्सिसिस्ट बन सकता है वो। बिल्कुल, उसको आदत है शुरू से दूसरों को एक्सप्लॉइट करने की, दूसरों को मैनिपुलेट करने की, परेशान। फिर वो अगर बिहेवियरली नहीं करेगा तो वो वर्बली करेगा, वो करेगा जरूर। तो स्पेसिफाइड इसके एक और है, देखें 3 किस्म के स्पेसिफाइड हैं। एक तो एज के लिहाज से है, एक उसके जो है ना उसके सिम्टम्स के लिहाज से है, और एक ये है कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। थोड़े से अगर कंडक्ट प्रॉब्लम्स होंगे तो उसको जाहिर है हम माइल्ड कहेंगे, ठीक है, कि सिर्फ झूठ बोल रहा है या विदाउट परमिशन चीज़ों को स्टे आउट कर रहा है, रूल्स ब्रेकिंग कर रहा है। लेकिन आपने इसको हरगिज भी उसके साथ मिक्स नहीं करना। ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर्स उसमें डिटेलिंग है, वो हर चीज़ के खिलाफ चलता है, ठीक है। तो मॉडरेट अगर होगा तो स्वेयर, मॉडरेट ये है कि वो चीज़ें चोरी कर रहा है लेकिन मतलब कि तोड़ नहीं रहा लेकिन चीज़ें चोरी कर रहा है, चीज़ें खराब कर रहा है लेकिन थोड़ी कर रहा है, ठीक है। स्वेयर में तो फिर हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा मतलब कि मुजरिम ही बन गया ना, मुजरिम ही बन गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था ये एक्सप्लोसिव, इनके नाम से इनको याद रखा करें, इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव, यानी एक तरह का ये बॉम्ब है चलते फिरते, ये बॉम्ब अंदर रखा हुआ है इन्होंने, हाँ अंदर इन्होंने बॉम्ब छुपाया हुआ, ये तंग कर रहे हैं, मतलब बॉम्ब किसी वक्त भी फट सकता है, ठीक है। कंडक्ट का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन सारे खराब। कंडक्ट कहते हैं असूल, कायदे और ज़ाब्ते, किसी का ख्याल, ठीक है, हर चीज़ मैनेज तरीके से उसको करना। लेकिन कंडक्ट डिसऑर्डर यानी कि हर जुर्म करना, जुराइम पेशा हो जाना। एंटी सोशल पर्सनैलिटी यानी कि सोसाइटी के बिल्कुल एंटी, और पर साथ में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। कंडक्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, यानी कि जो कंडक्ट बनाए गए हैं उनको बिल्कुल डिसऑर्डर कर देना। और अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के ये है कि वो एज भी छोटी होगी बच्चे की और वो हर चीज के उलट चलेगा, ऑपोजिट चलेगा। तो ये आपको मैंने डिफरेंशियल आसानी से करने की हदायत दे दी है। अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के साथ इसको फर्क सिर्फ इतना है कि ये तो करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट ऑपोजिशनल जो है ना, उनका ना बड़ों के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं, आर्गूमेंट्स करते हैं ये, ठीक है, आर्गूमेंट्स चलते रहते हैं हर वक्त। लेकिन जो ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है वो लेस स्वेयर है नेचर के लिहाज से, और जो कंडक्ट डिसऑर्डर वो स्वेयर है, ठीक है। फर्दर मोर ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर जो है वो इमोशनल डिसरेगुलेशन भी है, लेकिन जो कंडक्ट डिसऑर्डर उसका तो बिल्कुल फ्लैट इफेक्ट आता है। उसका तो इफेक्ट ऐसे आता है, सुपरफिशियल सा इफेक्ट आता है, वो अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है, कोई प्लानिंग चल रही है, थोड़ा सा मुंह पे उसने कह दिया कि हाँ मुझे अपनी बहन का ख्याल तो आया था क्या, और वो कर चुका है, वो जो उसने करना था कर लिया बस। आज उसकी हथकड़ी आप खोलेंगे, कल को वो फिर कुछ ऐसा काम करेगा। अच्छा, इस तरह के लोगों को उम्र कैद फिर क्यों होती है? जब कहा जाता है उम्र कैद की जाती है, उम्र कैद इसलिए की जाती है कि वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गए हुए, और ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अगर आप उनको कैद नहीं करेंगे, अगर आप उनका ट्रीटमेंट भी करेंगे ना, तो ट्रीटमेंट में सोसाइटी में रह के उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, वो बार बार रिलैप्स करेंगे, उनके जो है ना अंदर रच बस गए हुए। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ ज़िंदगी में ऐसा वाक़या पेश आए, अल्लाह की हदायत आए कोई, तो उनके अंदर तब्दीली आ जाए और वो जराइम छोड़ दें, तौबा कर लें, साथ साथ उनकी ट्रीटमेंट हो, कोई किताब उनकी ज़िंदगी बदल दे, कोई आने वाला शख्स उनकी ज़िंदगी बदल दे, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट ऐसा है जो उनकी ज़िंदगी बदल दे, अदरवाइज मुश्किल है। अब जो हमारे बाकी हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरोमेनिया, क्लिप्टोमेनिया। ये हम इसकी आउटलाइन करेंगे पायरोमेनिया क्लिप्टोमेनिया का, और फिर हम अगले जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपका ऑटिस्टिक डिसऑर्डर रहता है ना, तो आप लोगों का जो ऑटिज्म डिसऑर्डर है उसको हम इंशाल्लाह कोशिश तो है कि कल पूरा करें, ठीक है। ऑटिज्म डिसऑर्डर पे आप असाइनमेंट बना के लेके आए,
उसकी टाइप्स, उसके सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, डिफरेंशियल्स, ये 3-4 चीज़ें अहम हैं। और उसके अलावा हम पायरोमेनिया और क्लिप्टोमेनिया करेंगे। पायरोमेनिया और क्लिप्टोमेनिया तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। फायर सेटिंग एंड स्टीलिंग है। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। तो फिर हम उसको जो है ना वो फिनिश करेंगे इंशाल्लाह। और चाइल्डहुड डिसऑर्डर भी हमारे तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं, जो रह गए हैं फिर इंशाल्लाह हम सब टॉपिक्स बारी बारी करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। कोई सवाल हो तो ज़रूर आप मोबाइल नंबर्स पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।